मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स के लिए आपको जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। हे गाइस, प्रतीक हियर फ्रॉम आयरन फ्लेक्स और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज के बारे में जिसे आप बिना किसी वेट्स के और बिना किसी इक्विपमेंट के घर में ही परफॉर्म कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक फ्लो चाहिए इसे परफॉर्म करने के लिए और इससे आपका शोल्डर का जो फ्रंट डेल्टॉइड है वो टारगेट होगा। हमारा जो शोल्डर मसल होता है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, फ्रंट डेल्टॉइड, लैटरल डेल्टॉइड और रियर डेल्टॉइड। ये तीनों का फंक्शन अलग होता है और उसी कारण से इन तीनों को ट्रेन करने का भी तरीका अलग होता है। पर इस वीडियो में मैं इन डेप्थ बात करना चाहता हूं, अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ फ्रंट डेल्टॉइड के एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगा। एक्सरसाइज के बारे में बात शुरू करने से पहले एक बार फ्रंट डेल्टॉइड कैसे मूव करता है और उसका फंक्शन क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि हमारा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग अगर बन जाएगा तो हम लोग एक्सरसाइज को क्यों परफॉर्म कर रहे हैं वो हम लोग बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और वो जब अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो फिर हम लोग जिम में एक्सरसाइज को परफॉर्म भी ज्यादा, जिम में नहीं, हम लोग तो घर में कर रहे हैं, घर में एक्सरसाइज ज्यादा अच्छे से और ज्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएंगे। फ्रंट डेल्टॉइड जो होता है वो उसके मसल फाइबर्स इधर से लेके इधर तक रन करते हैं, वो ऐसे वर्टिकली रन करते हैं और इसी कारण से इन दोनों पॉइंट जहां पे वो अटैच्ड है वो दोनों पॉइंट्स को जब हम लोग आपस में एक साथ लाते हैं तो फिर वो कंट्रैक्ट करते हैं। वो जब दूर है तब स्ट्रेच्ड है मसल फ्रंट डेल्टॉइड और जब पास आता है तो फ्रंट डेल्टॉइड कंट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए कोई भी ऐसा एक्सरसाइज जिसमें हमारा हाथ ऐसे मूव करे या तो ऐसे मूव करे या ऐसे मूव करे, उससे ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है और उसी कारण से फ्रंट डेल्टॉइड कंट्रैक्ट कर रहा है। हम लोग जब पुशअप भी करते हैं तब भी ये कंट्रैक्शन हो रहा है और उसी कारण से पुशअप्स में भी शोल्डर स्ट्रेन होते हैं। पर पुशअप सबसे इफेक्टिव तरीके नहीं है शोल्डर्स को ट्रेन करने का, क्योंकि पुशअप्स में काफी ज्यादा लोड हमारा चेस्ट उठा लेता है और ज्यादा पोर्शन हमारे शोल्डर्स को उठाने के लिए नहीं मिलता है। पर वही पुशअप को अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, उसका एक अलग वेरिएशन परफॉर्म करें, तो फिर हम लोग जो लोड चेस्ट पे था वो लोड को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं शोल्डर्स के ऊपर। वो पुशअप वेरिएशन जिसके बारे में मैं तब से बात किए जा रहा हूं वो है पाइक पुशअप। पाइक पुशअप को परफॉर्म करने के लिए पहले आपको जमीन पे नॉर्मल पुशअप पोजीशन पे आना होगा और पुशअप पोजीशन पे आने के बाद अपने पैरों के साथ थोड़ा आगे आ जाइए, जिससे कि आपका बैक थोड़ा ऊपर बेंड हो जाए और आप ऐसे एंगल्ड पोजीशन फॉर्म कर ले। इससे क्या होगा कि आप जब पुश अप एंड पुश डाउन करेंगे तो फिर आप थोड़ा ज्यादा वर्टिकली पुश अप और पुश डाउन करेंगे रादर देन हॉरिजॉन्टली। जब आप पुश अप करते हैं तब आप हॉरिजॉन्टली पुश करते हैं और उस केस में चेस्ट ज्यादा यूज होता है, पर हमारे शोल्डर्स को ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए हमें ज्यादा वर्टिकली पुश करना होगा। जैसे कि जिम में हम लोग वेट्स के साथ शोल्डर प्रेस करते हैं, ये भी एग्जैक्ट वही मूवमेंट है, बट इंस्टेड ऑफ लिफ्टिंग वेट्स अवे फ्रॉम आवर बॉडी हम लोग अपने बॉडी को ही जमीन से दूर पुश कर रहे हैं। दोनों मूवमेंट पैटर्न सेम है, इसलिए दोनों सेम ही मसल को सेम तरीके से स्टिम्युलेट करेंगे और उससे मसल ग्रोथ होगा और स्ट्रेंथ गेन होगा। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के कुछ प्री रेक्विजिट्स, आपको ऑलरेडी एटलीस्ट 15 पुशअप्स करने आना चाहिए विद गुड टेक्निक एंड फॉर्म, और वैसे ही 10 डिक्लाइन पुशअप्स भी करना आना चाहिए विद गुड टेक्निक एंड फॉर्म, क्योंकि ये दोनों अगर आप नहीं करते हैं तो फिर ये जो पाइक पुशअप है जो कि इन दोनों एक्सरसाइजेस से ज्यादा हार्ड है उसको आपको करने में प्रॉब्लम होगा। और कोई भी हार्ड एक्सरसाइज को हम लोग डायरेक्टली जंप नहीं करना चाहिए, हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके उस तक पहुंचना चाहिए। तो एटलीस्ट 10 डिक्लाइन पुशअप जब कर सकते हैं उसके बाद ही इसके लिए ट्रेनिंग करना शुरू कीजिएगा। अब पाइक पुशअप का जो डिफिकल्टी है वो डिटरमिन होता है हमारे पैर और हाथ के बीच का डिस्टेंस। हम लोग जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पुशअप पोजीशन में आते हैं, उसके बाद पैरों को आगे ले आते हैं ताकि हमारा बॉडी ऐसे बैक लिफ्ट अप हो जाए और हमारा बॉडी एंगल पोजीशन वी शेप फॉर्म करे। तो हाँ, इस वी शेप में हमारे पैर जितने पास होंगे हमारे हाथ के उतना ही ज्यादा वर्टिकली हमें पुश अप और पुश डाउन करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा वर्टिकली होगा उतना ही ज्यादा लोड पड़ेगा शोल्डर्स पे और चेस्ट उस केस में बहुत ही कम हेल्प कर पाएगा, इसीलिए ज्यादा हार्ड होगा। और उल्टा देखे तो अगर हम लोग बहुत दूर रखेंगे पैरों को और हाथों को तो फिर हमारा ज्यादा वर्टिकली ना होके हम लोग कुछ टेढ़ा टाइप मूवमेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कहीं पे, और उस केस में हमारा चेस्ट भी हमें काफी हद तक हेल्प कर पाएगा, जिस कारण से शोल्डर्स के ऊपर स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो आप जब बिगिनर हैं, जब आप शुरू कर रहे हैं तो फिर आप पैरों को थोड़ा ज्यादा दूर रखें
और जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, टाइम बीतता जाता है, आप पैरों को और पास ले आए। उसके साथ साथ आप जब पैरों को पास लाएंगे आपको पता चलेगा कि आपका कैफ और हैमस्ट्रिंग में काफी स्ट्रेच फील होता है। जो लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है वो लोग टचिंग योर टोज वाला एक्सरसाइज या फिर कोई भी हैमस्ट्रिंग और कैफ का स्ट्रेच कर ले, क्योंकि स्ट्रेच कर ले मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दे उन स्ट्रेचेस को, क्योंकि आपका कैव्स और हैमस्ट्रिंग्स का मोबिलिटी इस एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करने में मैटर करता है। क्योंकि आप जब पैरों को पास में लाएंगे तो आपका मोबिलिटी जब नहीं होगा आपके नीज बेंड हो जाएंगे, और नीज अगर बेंड हो गए तो एक्सरसाइज का इफेक्टिवनेस कम हो सकता है। इस एक्सरसाइज के टेक्निक के बारे में और एक बात, आप अगर अपने पैरों को एक साथ जोड़ के रखते हैं तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज ज्यादा डिफिकल्ट होगा रादर देन अगर आप उनको दोनों को फैला दे। अगर पैरों को जितना फैलाएंगे आप उतना ज्यादा एक्सरसाइज इजी हो जाता है। तो ये एक दूसरा तरीका है एक्सरसाइज को इजी बनाने का। पहला था पैरों को ज्यादा दूर रखना और दूसरा है पैरों को फैला देना। मैं पर्सनली पैरों को फैला देना ज्यादा प्रिफर करता हूं, क्योंकि अगर हम लोग पैरों को ज्यादा दूर रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा चेस्ट ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा और हमारा शोल्डर कम पोर्शन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, इसीलिए वो एक्सरसाइज इजी हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि हम लोग उसमें हम लोग को पाइक पुशअप मूवमेंट सीखने में ज्यादा टाइम लगता है। पर ये जो पैरों को फैलाने वाला टेक्निक है जो एक्सरसाइज को इजी तो बना देता है, पर वो जो मूवमेंट पैटर्न है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल पाइक पुशअप के साथ ही बराबर रहता है, जिसमें हम लोग ज्यादा वर्टिकली ही पुश कर रहे होते हैं। पैरों को लेकिन क्योंकि हमने फैला दिया है तो हमारा टोटल जो लोड है वो कम हो गया है, पर हम लोग जो मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो अभी भी पाइक पुशअप जैसा ही दिखता है, जिससे कि हमारा शोल्डर ज्यादा अच्छे से पाइक पुशअप मूवमेंट को जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे। मैंने जब शुरू किया था ट्रेनिंग तब पहले तो मैं जंप कर गया पाइक पुशअप में डायरेक्ट और नहीं कर पाया, पर उसके बाद मेरे को जब ये स्ट्रैडल, ये जो पैर फैलाने वाला टेक्निक बोला उसको बोलते हैं स्ट्रैडल पाइक पुशअप, और वो स्ट्रैडल पाइक पुशअप जब मैंने किया उससे मैंने धीरे धीरे बिल्डअप किया और जैसे मेरा स्ट्रेंथ बढ़ते गया मैं पैरों को ज्यादा करीब लाता गया और इन दी एंड फाइनली मैं पूरा पैरों को जोड़ के पाइक पुशअप कर पाया। और उसके साथ साथ मैं नॉर्मली स्ट्रेचिंग भी करता था ताकि मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊं विदाउट मेरा कैफ और मेरा हैमस्ट्रिंग पे बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रेच पड़ जाना। जब वो स्ट्रेच पड़ता था तब मैं एक्सरसाइज को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता था, क्योंकि एक्सरसाइज से ज्यादा ध्यान मेरे कैफ और हैमस्ट्रिंग के पेन में चला जाता था। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर पाइक पुशअप्स ट्राई करना और उसको ट्रेन करके अपने शोल्डर्स का स्ट्रेंथ और मस्कुलैरिटी दोनों को इंक्रीज करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ऐसे ही फिटनेस, हेल्थ, कैलिस्थेनिक्स और न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्ट्राइविंग।